हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? नाइस, फाइन। अभी वेट करें लोगों का। कोमल को कॉल किया है? यस सर, शी जस्ट रिप्लाइड ऑन द व्हाट्सएप इन द ओके, ग्रुप आई थिंक। वेरी गुड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यस सर। एक्चुअली हमारा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसकी जो ये फोर्थ क्लास है, तो इसमें अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो ओके। हमारा जो अभी तक जो हमने पढ़ा है, वो एक्चुअल में हमने एक तो बेसिक पढ़ा था इसका। तो बेसिक तो कंसेप्ट के लिए हो गया। उसके बाद जो हमने इसका रीड किया था डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, तो कुछ क्वेश्चंस हम आज डेप्रिसिएशन से रिलेटेड देखते हैं। और उसके बाद कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं वो अलाउ है, वो कौन कौन से डिसअलाउ है, उससे रिलेटेड हम ऑलराइट। अभी प्रैक्टिकल करते हैं। ओके। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद जो भी कंसेप्ट अभी रह जाएगा वो फिर कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड इसको शेयर कर रहा हूँ। सर। इनकम टैक्स एक्ट काफी वास्ट है ना सर? अरे अभी तो स्टार्ट है, संभाल लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत वास्ट है। बट अभी तक जो बताया है उसमें कोई कन्फ्यूजन है? नॉट एट ऑल सर। चलिए। इसमें अभी ना, अभी हम इनकम टैक्स में अभी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, वो भी क्वेश्चन करेंगे। ओके। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने आपको पहले बताया था कि जो बिजनेस के लिए जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, तो वो तो एज पर कंपनी एक्ट के हिसाब से हो गया कैलकुलेशन। बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। वो ब्लॉक ऑफ असेट्स के हिसाब से होती है और उसकी रेट भी कुछ डिफरेंट रहती है। और वो जो रूल है 180 डेज वाला, वो अप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मिस्टर राजा है एक, इज रनिंग ए ट्रेडिंग फर्म। उसके पास एक ट्रेडिंग फर्म है। वन सेकेंड। मिस्टर राजा है रनिंग ए ट्रेडिंग फर्म अंडर द नेम ऑफ राजा ट्रेडिंग एंड कंपनी। एक प्रोपराइटर है, उसके बाद राजा ट्रेडिंग एंड कंपनी की फर्म है। और उसके पास ब्लॉक ऑफ असेट्स है, प्लांट पी क्यू आर एंड एस। उसके पास 4 प्लांट है या 4 मशीन है बोल सकते हो। मशीन नंबर, मशीन का जो नेम है वो पी है, क्यू है, आर है और एस है। और सभी पे डेप्रिसिएशन 15% है, क्योंकि जो ब्लॉक ऑफ असेट्स है वो प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर 15% रेट है। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी की जो रेट है वो देखिए, जनरल प्लांट एंड मशीनरी की रेट 15%। तो इस पर 15% रेट के हिसाब से डिप्रिसिएशन अप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में दे भी रखा है। और उसकी जो ओपनिंग डब्ल्यू वैल्यू है, मीन्स की जो 1 अप्रैल 2012 में जो उसकी ओपनिंग वैल्यू है वो 1,84,252 है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी तक, क्योंकि पहले तो हमको क्वेश्चन ही समझना है। उसके बाद उसने देखिए ड्यूरिंग द ईयर कुछ असेट्स परचेज किया है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि ओपनिंग बैलेंस उसका 1,84,000 है, प्लांट एंड मशीनरी के ग्रोस ब्लॉक का। और उसके बाद उसने कुछ असेट्स परचेज किया। तो असेट्स परचेज कैसे किया देखिए, उसने एक पर्सनल यूज के लिए मोटर कार परचेज किया। ठीक है, तो मोटर कार परचेज किए तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए है। तो ये क्वेश्चन में ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। उस पर चाहे डिप्रिसिएशन रेट दे रखी हो 15%, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए है। उसके बाद उसने एक प्लांट परचेज किया है, टी। उसके बाद देखिए पी क्यू आर एस थे, उसने एक टी प्लांट और परचेज किया या टी नेम की एक मशीनरी परचेज किया। वो कब की है? जून 2012 में। जून 2012 में
उसने एक मशीनरी परचेज कर ली, तो मशीनरी का भी वही सेम परसेंटेज हो जाएगा। उसका 84,000 उसने परचेज किया। उसके बाद कुछ फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस पर्पज के लिए, फर्नीचर परचेज किया है अगस्त 2012 में। तो आप देखो ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब बताया था आपको कि जो पुट टू यूज़ है, मतलब कि टोटल यूज़ है उसका 180 डेज मिनिमम होना चाहिए। अगर 180 डेज मिनिमम है तो उसकी जो भी रेट है अप्लीकेबल हो जाएगी, वो 50% रेट के साथ डिप्रेशन नहीं लगेगा, फुल रेट के साथ डिप्रेशन लगेगा। अब देखिए ये जून में परचेज हो रही है, तो इसमें एक्चुअल में पुट टू यूज़ का कोई भी इसमें नहीं दे रखा है कि पुट टू यूज़ कब से है, तो हम मान लेंगे कि पुट टू यूज़ भी हो गई है, मतलब यूज़ भी हो गई है, परचेज भी कर लिया है और यूज़ भी हो गई है। तो जून में परचेज किया तो अगले मार्च तक हम देखेंगे तो ये 6 मंथ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको अगस्त में परचेज हुआ है तो ये भी 180 डेज के ऊपर चला गया, 180 डेज यूज़ हो गए मिनिमम, और उसकी वैल्यू है 25,000 समथिंग। उसने एक पेटेंट भी परचेज किया है जो 25 सितंबर को है, तो ये भी देख सकते हैं आप, 25 सितंबर को अगर परचेज किया है तो सितंबर तक 6 मंथ होते हैं, तो बट 6 मंथ से ऊपर ही इसका हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन इस पे रेट है 25%। इस ये इंटेंजिबल एसेट्स है, आप देख सकते हैं जो पेटेंट होता है, गुडविल होता है, कॉपीराइट होता है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है, वो इसमें 25% रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो इसने फर्नीचर परचेज किया था उस पर 10% के रेट के हिसाब से लगेगा। ये देखिए ये जो फर्नीचर जो उसने परचेज किया है उसमें 10% रेट था। तो उसके बाद 3 ग्रोस ब्लॉक हो गए, मतलब 3 ब्लॉक ऑफ एसेट्स हो गए, एक फर्नीचर हो गया, दूसरा हो गया प्लांट एंड मशीनरी, और थर्ड हो गया इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो इसका देखिए इसके हम तीनों अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ऑन 31 जनवरी 2013, जनवरी 13 में उसने जो टी प्लांट है, ये जो प्लांट है टी जो उसने परचेज किया था जून में, वो उसने सेल भी कर दिया, जनवरी 13 में सेल भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप देख सकते हैं कि जून में उसने सेल परचेज किया है और जनवरी में उसने सेल कर दिया है, तो ये जो सेल की वैल्यू है उसकी है 1,84,000। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, अब देखिए तो सेक्शन जो 32 है, सेक्शन 32 के हिसाब से हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो हम इसका ले लेंगे ओपनिंग WDV, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है 1,84,252। तो हमारे पास देखिए फर्नीचर है, एक ब्लॉक फर्नीचर का है, एक ब्लॉक प्लांट का है, और एक ब्लॉक है इंटेंजिबल एसेट्स का। कोई डाउट है उसमें, क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन समझने में तो कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है जी। इसका जो ओपनिंग WDV है फर्नीचर का कुछ भी नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स का कुछ नहीं है, और प्लांट का 1,84,000 है। और असेट्स अक्वायर्ड, जो असेट्स हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, अब देखिए मोटर कार परचेज किया है बट ये पर्सनल यूज़ के लिए है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। प्लांट टी परचेज किया है, ठीक है, तो प्लांट परचेज किया है, तो प्लांट अगर हमने परचेज किया कितने रुपये का 84,000 का, 84,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे। फर्नीचर परचेज किया है 25,000 का, तो 25,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे। और पेटेंट हमने परचेज किया तो पेटेंट हम ऐड कर लेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने परचेज किया है वो सारा का सारा हम ऐड हो जाएगा, और उसी ब्लॉक में जाके ऐड होगा। अगर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर में ऐड हो गया, प्लांट परचेज किया तो प्लांट में ऐड होगा, और कोई भी असेट है या अगर बिल्डिंग परचेज की होती है तो बिल्डिंग में ऐड होता है। उसके बाद असेट सोल्ड, कौन कौन सी असेट सोल्ड की है, सेल की है, तो जो सोल्ड है असेट्स वो प्लांट है, तो प्लांट को हमने सेल कर दिया है, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद WDV बिफोर डेप्रिएशन फॉर द ईयर। अब हम डेप्रिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए WDV निकालेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसमें से देखिए ओपनिंग कुछ नहीं है, एडिशन हमने कर दिया, और माइनस हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सेल हमारा कुछ नहीं है, तो एज इट इज जो भी हमने परचेज किया है वो WDV आ जाएगी। प्लांट में देखिए ओपनिंग ऐड हो जाएगा, परचेज ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सोल्ड वैल्यू, और WDV हमारी टोटल आ जाएगी, और इंटेंजिबल एसेट भी जो हमने परचेज किया था वो आ जाएगा। अब डेप्रिएशन फॉर द ईयर, अब डेप्रिएशन फॉर द ईयर हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कितने दिन यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये यूज़ हुआ देखिए, जो फर्नीचर है, फर्नीचर का परचेज किया था हमने, फर्नीचर परचेज किया था अगस्त में, इसका मतलब
ये 180 डेज यूज़ हो रहा है। अगर आप मार्च तक कैलकुलेट करोगे तो 180 डेज मिनिमम आ जाएगा। तो अगर 180 डेज आ रहा है तो इसका 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10% कितना आ रहा है इसका? 2525 2525 इसका 10% वैल्यू आ गई, तो इसका डिप्रेशन हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी इसकी 25,252 में से इसका डिप्रेशन कम होकर क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी आ जाएगी इसकी। उसके बाद प्लांट का हम कैलकुलेट करेंगे। अब प्लांट में भी देखिए, जो ओपनिंग डब्ल्यू डी वी है वो तो पहले से ही है, तो वो तो 180 डेज से पहले मतलब ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो ये हम ऐड कर लेंगे। और असेट्स जो अक्वायर किया है, असेट्स कौन से अक्वायर किया है? ये प्लांट अक्वायर किया था हमने, 15% रेट अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जून में एक्वायर किया था, इसका मतलब 180 डेज से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हम इसका पूरा पूरा डेप्रिसिएशन हम ऐड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब ये ओपनिंग डब्ल्यू डी भी पूरा कैलकुलेशन करेंगे और असेट्स एक्वायर्ड भी पूरा कैलकुलेशन करेंगे, बट माइनस कर देंगे सोल्ड वैल्यू पे, क्योंकि सोल्ड वैल्यू तो है ही नहीं अभी बुक्स में। तो जो क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी है उस पर हम पूरा पूरा 15% कैलकुलेशन कर लेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स का भी देखिए 25 सितंबर में हमने यूज़ किया था, तो ये भी 180 डेज मिनिमम यूज़ हो रहा है, तो ये भी एज इट इज़ कैलकुलेशन हो जाएगा जैसे हमने फर्नीचर का किया था, बस रेट चेंज हो जाएगी बस। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं सर। ये तो सिंपल ही था कि ओपनिंग डब्ल्यू हमने ऐड कर ली, और असेट ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने परचेज किया वो ऐड कर लिया, वो माइनस कर दिया हमने जो सेल किया है। और हमने देख लिया कि 180 डेज मिनिमम यूज़ हो रहा है, सारी एसेट्स 180 डेज यूज़ हो रही है, तो पूरा पूरा जो भी रेट है पूरा पूरा हम कैलकुलेशन इसका डिप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करें या किसी को डाउट है इसमें? नेक्स्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी डेप्रिसिएशन का है। इसमें देखिए, फॉलोइंग आर द डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स है और उस पर 15% डेप्रिसिएशन अप्लीकेबल है, मीन्स की प्लांट एंड मशीनरी हो गया है। इसमें देखिए डब्ल्यू डी वी एज ऑन 1 अप्रैल 2012, मतलब कि 1/4/2012 में ओपनिंग बैलेंस इसका 84,252 था, और उसमें जो नेम ऑफ असेट्स है वो PQR है, तो ये इरेलीवेंट है क्योंकि हमको तो ग्रोस ब्लॉक से मतलब है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट हमने परचेज किया है, अक्वायर किया है अप्रैल 12 में, अप्रैल 12 में हमने 25,848 परचेज कर लिया। और कॉस्ट ऑफ प्लांट टी एक और हमने परचेज किया है, वो हमने जनवरी 13 में परचेज किया है। अब ये देखिए, जनवरी 13 में परचेज अगर किया है तो जनवरी में अगर परचेज हुआ तो इसका मतलब मार्च तक की 180 डेज तो हो गए नहीं। इसका मतलब इस वाली वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू पे हम जितना भी रेट अप्लीकेबल है, मतलब 15% है, तो उसका हाफ रेट हम डेप्रिसिएशन का लगाएंगे। उसके बाद सेल वैल्यू ऑफ प्लांट टी, जो हमने जनवरी में परचेज किया था वो मार्च में सेल भी कर दिया। ठीक है, अब वो चाहे कोई भी वैल्यू का किया हो उससे मतलब नहीं है। 84,000 का कर दिया तो हम ग्रोस ब्लॉक 84,000 कम कर देंगे ग्रोस ब्लॉक में से। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि भी टी प्लांट था और टी प्लांट तो हमने सेल कर दिया, तो मार्च तक तो ये था ही नहीं, तो हम डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हैं? आप कोई भी क्वेश्चन आ सकता ना कि एक प्लांट टी परचेज किया था या मशीन परचेज की थी और वो जनवरी में परचेज की थी, वो मार्च में हमने सेल कर दी, इसका मतलब तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ही नहीं मार्च में, 31 मार्च को तो वो है ही नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? तो इसमें ये होता है कि ग्रोस ब्लॉक के हिसाब से होता है, इस इंडिविजुअल जो भी असेट्स है वो इरेलीवेंट है, उसकी कैलकुलेशन अलग अलग नहीं करेंगे, हमको ग्रोस ब्लॉक ऐड कर लेना है, ग्रोस ब्लॉक में ऐड कर लेना है। अब देखिए, इसका डब्ल्यू डी वी एज ऑन 1 अप्रैल 12 से इसका कितना है? 84,252 है, तो 84,252 हमने ऐड कर लिया, मतलब पुट कर लिया। और ऐड कर लेंगे हम जो अक्वायर किया है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी अक्वायर किया है S&T 25,848 और 252 ये जो भी हमने एक्वायर किया है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो टोटल ब्लॉक वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू बिफोर सेल। अब सेल वैल्यू हम माइनस करेंगे, उससे पहले हमारे पास ओपनिंग वैल्यू प्लस जो परचेज वैल्यू, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई टोटल, उसमें से सेल वैल्यू हम माइनस कर देंगे 84,000, 84,000 वाली वैल्यू हम माइनस कर दिया हमने।
तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस वैल्यू पे हम देखेंगे कि हमको 15% रेट पूरा लगाना है, या फिर कोई भी असेट ऐसी भी है जो 180 डेज यूज़ नहीं हुई है, मतलब कितनी वैल्यू की असेट्स है जो 180 डेज यूज़ नहीं हुई है। तो देखिए 252 252 2,52,252 इतनी वैल्यू की असेट्स 180 डेज यूज़ नहीं हुई है, क्योंकि ये जनवरी 13 में यूज़ हुई है, सॉरी परचेज हुई है। तो इसके लिए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो फुल रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो फुल रेट के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे होगी, फाइनल वैल्यू कितनी है, WDV बिफोर डिप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 2,78,000। तो 2,78,000 और माइनस 2,52,252, मतलब इतनी वैल्यू की हमने परचेज की थी जो 6 मंथ यूज़ नहीं हुई है, 180 डेज यूज़ नहीं हुई है, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारी कितनी वैल्यू बच जाएगी, हमारे पास जो भी वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी, 26,100 वैल्यू बचेगी। उस पर फुल वैल्यू के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा डेप्रिसिएशन आएगा 3915। और उसके बाद हाफ वैल्यू हम लगाएंगे, कितनी वैल्यू पे लगाएंगे, जो भी हमने यहाँ पर माइनस की थी, यहाँ पर वैल्यू माइनस की थी, ये वैल्यू पे हम 0.5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्लांट टी विच इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम यूज हुआ है, तो वो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। उन दोनों को ऐड कर लेंगे और WDV में से कम कर देंगे। तो WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन मीन्स क्लोजिंग WDV हमारे पास आ गई 2,55,000। इसमें कोई डाउट है? इसी में कोई क्वेश्चन है, बताइए। नो सर। इसमें देखिए क्वेश्चन और करते हैं। इसमें सर देख, एक है जी, सजेशन था। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। मैं बोलना चाह रहा था कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप बता रहे हैं ना, हाँ जी, इसको आप लिख के बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा लिख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, मतलब सपोज मतलब कोई क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हैं, तो हम्म। क्वेश्चन रीड करके फिर आपको प्रैक्टिकली उसको कैसे सोल्व करते हैं वो एक बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास से ये भी कर लेंगे, इसमें और अगर आपको इजी दूसरा लगेगा तो। दूसरा एक क्वेरी थी कि आप जीएसटी के ऊपर भी कुछ मतलब लेक्चर रखेंगे क्या हाँ जी, फ्यूचर हाँ में? जी, हमारा GST के ऊपर भी रहेगा, हमारा पहले इनकम टैक्स कंप्लीट होगा, उसके बाद GST स्टार्ट होगा। ओके, तो ये मतलब प्रपोज टाइम क्या रहेगा इसका, मतलब कब तक अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मतलब कंप्लीट इसका हो देखो जाएगा देखो इनकम कंप्लीट टैक्स? होने का प्लान ये है कि अभी जैसे इनकम के हेड है ये कंप्लीट होने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स हम्म, में, क्योंकि हमने बेसिक्स इनकम टैक्स देख लिया है, और उसके बाद सैलरी वाला पार्ट, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का और अदर सोर्सेज का कंप्लीट कर लिया है, और अभी बिजनेस हम्म, प्रोफेशन का चल रहा है। बिजनेस प्रोफेशन में ठीक है, भी ये ऐसा मान लीजिए हमने 50% से ज़्यादा देख लिया है। ठीक है, ठीक है, तो आज जैसे इसका प्रैक्टिकल है, और नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, या कल होगी या परसों होगी, जब भी होगी, तो उसमें बचा हुआ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे उसका। तो ऐसा मान लीजिए 2 to 3 क्लासेज में ये भी हो जाएगा। बट इसके बाद भी बहुत सारा रह जाएगा, जैसे TDS वाला पार्ट रह जाएगा इसका, TDS वाले पार्ट भी, डिडक्शन ठीक है, वाला पार्ट भी रह जाएगा, तो ऐसा मान लीजिए कम से कम 15 to 20 क्लासेज और रह जाएगी। ओके। तो 15 to 20 क्लासेस हाँ, और उस मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक महीने बाद में स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा मतलब ये वेट नहीं मैक्सिमम करना टाइम है, पड़ेगा। ये मैक्सिमम टाइम है, 1 मंथ ठीक है, मैक्सिमम टाइम है। आप मान सकते हैं कि 15 to 20 डेज के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। 20 डेज ठीक है, मान लीजिए इसको, 20 डेज मान लीजिए, बट इसमें एक चीज़ और है। जब मैंने टेली जब स्टार्ट किया था, उसमें उसमें मैंने 2 पार्ट अभी स्किप किया है। एक तो TDS हम्म, वाला पार्ट उसमें रह गया था, और GST हम्म, वाला पार्ट रह गया था। तो जब मैं इसमें इनकम टैक्स में जब TDS वाला पार्ट जब कंप्लीट करूंगा, तब साथ में जो टेली में जो रह गया था TDS वाला पार्ट, वो मैं कवर कराऊंगा पहले। ठीक है। ठीक है ना, तो तो ये जो आपका टैली में जो रहेगा, जो जीएसटी का पार्ट आप बता रहे हो, तो उसमें फिर जो गवर्नमेंट पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग की जो
प्रोसेस रहेगी, जो मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, मतलब कोई भी जैसे हाँ, मैं समझ गया। न्यूकमर होता आप है, प्रैक्टिकल ज्वाइन अप्रोच क्या करता है जीएसटी की ऑफिस, बता रहे हैं या तो टीडीएस उसको की बता उसमें रहे हैं? हेल्प रहेगी, ये हेल्प आप, रहेगा। हाँ, ये क्या आप टीडीएस की बता रहे हैं या जीएसटी की बता रहे हैं या दोनों की बता रहे जीएसटी हैं? का ही बता रहा था मैं, हाँ, तो मतलब देखो जीएसटी मैन, भी बता रहा था, और ये टीडीएस की भी मतलब हेल्पफुल है चीजें, क्योंकि ये जो बेसिक्स जो एक्टिविटीज है जो सभी ऑफिस में की जाती है, तो अगर कोई मतलब ये कर रहा है, या फिर जिसने भी देखा हुआ है कोई एक मतलब लेक्चर लिए हुए है, तो उसको रहेगा कि भी न्यू चीज नहीं है, ये देखी हुई है, मैं अवेयर है समझ इन गया। चीजों देखो से, जो कैसे मैंने जो प्रोफाइल ये होती है। कोर्स डिज़ाइन किया था, मेरा मेन पर्पज़ तो यही था कि प्रैक्टिकली सभी को समझाना, ठीक है। हाँ बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि प्रैक्टिकली तो वो चाहिए ही चाहिए, थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली मैं हाँ, करा नहीं दूंगा सही बट है, रूल का पता नहीं होगा कि कौन से सेक्शंस में है, वो कहाँ है और क्यों कर रहे हैं हम, तो तब तक उनको सही है। समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने एक बार डेमो क्लासेज ली थी, डायरेक्ट में मैंने 26 एज के बारे में बता दिया सबको, ठीक हम्म। है। और मैंने बता दिया 26 एज कैसे चेक करेंगे, कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने देख तो लिया बट समझ में नहीं आया, वो कहीं से रिलेट ही नहीं कर पाए कि क्या 26 एज है, हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है। तो कम से कम है ना कि उनको ये पता होता है कि भी इनकम टैक्स ये होता है, इसके ये इनकम हेड होते हैं, और उसके बाद ये टीडीएस होता है। तो ये थ्योरेटिकली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा ना, तब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा उनके लिए। सही है, नहीं ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस अगर मैं एक टैब में बताऊं कि उसमें मतलब क्वेश्चन हल करूं कि दिखें उनको, आप ये बता रहे हैं ना? हाँ हाँ, मतलब आप जैसे क्वेश्चंस को आप क्या कर रहे हैं अभी, क्वेश्चंस रीड किया, उसके बाद में जो आंसर है उसको भी आप रीड कर रहे हैं, तो इंस्टीड ऑफ दैट यू कैन सोल्व योरसेल्फ। ये मैं एक्चुअल में इसलिए या कर रहा हूँ कि अभी जो क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं वो सिंपल वाले क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है ना। और मैं टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि 1+1 2 ही होता है। अब मैं करके दिखाऊं कि 1+1 2 ऐसे होता है, वो फिर टाइम वेस्टिंग मुझे लगा, इसलिए मैंने नहीं किया है। नहीं, अगर, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इटसेल्फ सफिशिएंट है, मतलब इसमें मतलब ये जो क्वेश्चन देख पा रहा हूँ ना, हाँ हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब प्रैक्टिकल अपनी जो वर्किंग एक्टिविटी होती है ना, उससे हम्म। ऊपर कुछ नहीं आता है, ये सफिशिएंट है, आप इसको इससे ऊपर मत जाओ, और जैसे मैं मतलब। एग्जाम पर्पज के वाले सीए वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो, जैसे वो तो एग्जाम पर्पज के लिए होते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड हम्म, क्वेश्चन होते हैं वो नहीं कराऊंगा। मैं बस कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अब ठीक है जैसे सर, आप इस ठीक। क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैसे ये जो भी मैंने बताया था क्वेश्चंस, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इसमें प्लस प्लस माइनस है और कुछ नहीं है। और एक हाँ, कंसेप्ट है प्लस कि माइनस 180 है, डेज, हाँ, वो तो 180 है, डेज वाला बट कंसेप्ट था उसको कि क्या है, इसमें क्वेश्चंस को फिर क्या रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर मतलब ऐसी क्वेश्चंस प्रॉब्लम है तो आपने मैं, रीड कर लिया, बट अभी जैसे आपने अभी होता क्या है कि जैसे स्क्रीन जो होती है ना, वो मूवमेंट होता है ना स्क्रीन में, हाँ जी हाँ जी, तो वो ग्रिप छूट जाती है। ये समझ गया, मैं अपन समझ गया। लास्ट में कब कहाँ पे थे, तो वो एक हेल्पफुल रहेगा कि जैसे आपने क्वेश्चंस, अपने सामने क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने के लिए आप लिखते जा रहे हैं, तो फिर हम्म। वो क्या है, वो इजी रहेगा समझने में। क्लियरली एक एक पॉइंट मतलब क्लियर हो जाएगा कि क्या सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ है, कहाँ एंड हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट मेरे पास पहले आ जाती तो मैं तो पहले इसमें कर लेता। हाँ, वो तो तो अच्छा बच्चे ही है कि खैर आप लोग बोलते बता नहीं रहे है, हैं। ये जो स्टूडेंट्स है आपके, ये स्टूडेंट बोलते नहीं एक्चुअल है में ये है ना एक्सपीरियंस। कि पता नहीं, बताते नहीं है कि भी कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या क्या है, बता नहीं रहे। नहीं सर, हाँ ऐसे भी क्लियर है, समझ तो ऐसे भी आ रहा है जैसे हाँ आप हाँ हाँ, समझा रहे हो। एक्चुअल में सर, उसमें टाइम वेस्टिंग नहीं सर हो, आप हाँ, टाइम वेस्ट मतलब, नहीं हो सबका इसलिए। समझने का वे डिफरेंट होता है, इस वजह से उन्होंने अपने वे से बताया है, सब अलग अलग आप, वे से जाते हैं। हाँ मतलब आप एक मान के चलो सर कि आप ना लेमैन को समझा रहे हो, मतलब हम्म। किसी को कुछ नहीं पता, उस हम्म। वे में आप समझाओ, मतलब का हो सकता है टीम में काफी लोगों को, मतलब 20 to 25% लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी 50 to 60% ऐसे रह जाते हैं कि जो मतलब ये सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, देख चलने तो जो चल रहा है बाद में अब देखेंगे, जैसे ये तो भी वो है चीज कि नहीं हो जैसे, जाती है। जैसे कई लोग लैपटॉप में देखते हैं उनको तो फिर भी चलो इजी रह जाता है, बट जो मोबाइल पे देखते हैं ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो मनीष जी आप शायद मोबाइल में देख रहे होंगे ना? हाँ, मोबाइल में देख रहा हूँ सर। हाँ जी हाँ जी, तो मोबाइल में बिल्कुल। देखने से वही है कि कभी मैं स्क्रीन ऊपर करता हूँ कभी नीचे करता हूँ, तो उसमें ये कन्फ्यूजन सा हो जाता है। हाँ हाँ, हो सकता है, मे बी। हम्म। तो चलिए कोई ठीक बात है, नहीं, मैं वैसे कर लेंगे। ये एक्चुअली मैंने आप, इसलिए नहीं किया कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन थे, उसमें टाइम वेस्टिंग नहीं हो, इसलिए ये कि क्वेश्चन और सॉल्यूशन ऊपर नीचे है,
तो उसमें है कि बस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, हम जो रूल पढ़े हैं उसका ऐसे यूज़ है। ऐसे अगर आपको प्रैक्टिकल है तो मैं ऐसे करा के भी दिखा दूंगा आपको, हाँ, नहीं अगर ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट जैसे है तो। मैंने क्या बड़े-बड़े जो क्लासेस ली है, जो इंडियन लेवल के जो बड़े-बड़े जो लेक्चर अटेंड किए हैं, हाँ जी। उनमें अप्रोच यही रहती है कि वो लिखवाते हैं चीज़ों को। नहीं, एक्चुअल में तो उनका वो पर्पज़ अलग है, उनकी ऑडियंस अलग है। वो उनका मेन हाँ, पर्पज़ है कि ऑडियंस उनको एग्ज़ाम क्रैक करवाना, बट मेरा पर्पज़ ऐसा नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि उनको कंसेप्ट क्लियर करवाना और प्रैक्टिकली में उसको कैसे यूज़ हो। बस उसका हाँ, जो थोड़ा-सा प्रैक्टिकली हाँ, तो हाँ, है, हाँ, हाँ। वो तो मैं मान गया सर आपकी बात कि प्रैक्टिकली तो है, बट चीज़ें मतलब जो बेस जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फंडामेंटल में थोड़ा-सा अगर लैक रह जाएगा ना, तो फिर वो चीज़ें नहीं तो क्लियर नहीं ऐसी अगर होंगी। रिक्वायरमेंट है तो जैसे मान लो अगर मैं 3 या 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसमें से 2 क्वेश्चन मैं हाँ। वैसे बता दूँगा और उससे 2 क्वेश्चन वैसे हल करके बता दूँगा, सॉल्व करके हाँ, बता हाँ, दूँगा। मतलब मैं वही ऐसे कर बोल रहा हूँ सकता कि हूँ। जैसे आप 4 क्वेश्चन बता रहे हो ना, हाँ, उसकी हाँ। जगह आप 2 क्वेश्चन बता दो। हुँ। तो 2 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि वो फंडामेंटल चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ, अपने को यहाँ पे ये आता है और ऐसे-ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रोसेस रहता है और बाकी तो लिखा-लिखा तो ख़ैर रहता ही है, उसमें फिर क्या मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पाते फिर। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम है। चलिए, और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है ऐसी? नो सर, सर मगर एक बात है, अगर लिख के अगर आप प्रैक्टिकली समझाएंगे सर, उसके लिए हार्डवेयर भी अलग तरह का चाहिए होता है। नहीं, अगर हार्डवेयर तो हार्डवेयर है का मेरे पास, वो तो है। हाँ, तो बस ठीक है फिर। हार्डवेयर तो है मेरे पास। तो हम ओके। जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो एक्चुअल हम्म। में क्योंकि हार्डवेयर तो मेरे पास है, बट इसके जो ड्राइवर्स है वो मैंने इंस्टॉल किए थे, बट वो सेटिंग मुझे हम्म। फिर से करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल तो वही तो नेक्स्ट बात है। क्लासेज में हम उसको यूज़ करके देखेंगे, और तो दूसरा अगर वो लेटेंसी यूज़फुल होगा तो। लेटेंसी इश्यूज भी होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे आप लिख रहे हैं वो वहाँ पर आई थिंक 1 या 2 सेकंड बाद रेंडर होगा, ये भी होता है। चलो करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखो जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा ना, जो ईज़ी होगा, हम्म। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। हम्म। अब बताइए, करें कुछ आगे? हाँ ओके सर, सर, प्लीज़ कंटिन्यू। प्रोसीड। ओके, ओके, थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंपनी का या फर्म का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है हमें, और इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब जैसे मनीष जी जैसे बता रहे थे कि अलग एक हम सोल्व करके देखें, तो उसमें भी हमको एक अलग विंडो चाहिएगी। और अलग विंडो के लिए ये कि पहले हम इस विंडो में आएंगे फिर वो अलग विंडो में आएंगे, तो हो सकता है कन्फ्यूजन उसमें भी हो, फिर भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वैसे सोल्व करके देखेंगे इसको। अभी तो हम ये कर लेते हैं। इसमें देखिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है कंपनी का। उसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स है, उसके बाद डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी एक्ट या दो नॉर्मल, अगर कंपनी नहीं है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद सैलरी है, स्टाफ को सैलरी दी है 40,000। और उसने रेंट ऑफ हाउस यूज फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज़, मतलब कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, मतलब वो जहाँ पर वो रेजिडेंस है उसका उसका रेंट भी उसने पे किया है, वो भी उसने डेबिट यहीं कर दिया। उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर कुछ उसने बिजनेस के लिए यूज़ किया है, मतलब कि वो किया है एक्सपेंडिचर इसने, नेट प्रॉफिट उसका आ गया। उसके बाद सेल्स इसकी और क्लोजिंग स्टॉक है इसका। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट हम उसको उठाएंगे और नेट प्रॉफिट को ही हम एडजस्ट करेंगे कि क्या ये रियल नेट प्रॉफिट है इसका। अब रियल नेट प्रॉफिट तो है नहीं इसका, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए रेंट ऑफ हाउस यूज्ड फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज़, ये जो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो रेंट इसने डेबिट कर दिया है, तो वो ये तो इसके पर्सनल यूज़ का था, तो वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे इसको ठीक करते हैं। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देखिए, जो अदर एक्सपेंडिचर है, ये जो अदर एक्सपेंडिचर 70,304 है, उसमें जो 304 रुपये है वो इनकम टैक्स पेड है, उसने इनकम टैक्स भी पे किया था, वो भी डेबिट इसने यहीं कर दिया। और जो डेप्रिसिएशन है उसने पहले से कैलकुलेट करके दे दिया, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे डेप्रिसिएशन, उसने पहले से एक वैल्यू दे दी डेप्रिसिएशन की आपको, 50,252। मीन्स की जो डेप्रिसिएशन हमने डेबिट कर रखा है 84,252, उसकी जगह वो बोल रहा है कि इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो आपको यूज़ करना है 50,252, न कि 84,252। ये समझ में आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी।
जैसे आपने ये बताया था अदर एक्सपेंसेज में ये 304 है, ये कहाँ मेंशन कर रखे हैं कि इस पे टैक्स लगा है, ये टैक्स पे करके लगाया गया है? इसमें लिख रखा ना इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर, ये क्वेश्चन में दे रखा है ओके, आपके, क्वेश्चन में दे रखा है ओके, ओके। अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूड, मतलब ये जो अदर एक्सपेंडिचर हाँ है, जी, हाँ जी, 340, ओके, ओके, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, जो वो गिवन इन सिंपल जी। अदर एक्सपेंडिचर है ना, इसमें इंक्लूड है 304 रुपये ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर, ये पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, ओके, ठीक है। और उसके बाद डेप्रिसिएशन अलग से दे दिया कि ये डेप्रिसिएशन आपको ये वाला यूज़ करना है। अब देखिए आपको फिर नेट प्रॉफिट ये उठाना है 884 848, ये आपने नेट प्रॉफिट ये उठा लिया। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि टैबलेट का मैं यूज़ करूँ तो उसमें भी मैं 848 टाइप करूँगा, 8884 884 848 में टाइप करूँगा, उसके बाद इसमें फिर मैं ऐड करता जाऊँगा और इसमें लेस कर दूँगा, फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कर रखा है, नेट प्रॉफिट उसने पहले पुट कर दिया, उसमें से डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें से कम हो रखा है पहले से ही, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो हम ये जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर देंगे वापस, इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 84 to 52, तो ये जो 84 to 52 है ये हम वापस ऐड कर दिया हमने, क्योंकि पहले से लेस हो रखा था इसमें। उसके बाद जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो 304 रुपये है वो भी पहले से इसमें से लेस हो रखा था, वो भी हम वापस ऐड कर देंगे। और उसने लेस क्यों कर रखा था, क्योंकि प्रॉफिट कम आ सके, प्रॉफिट इसका कम आ सके, बट हमको प्रॉफिट को बढ़ा देना है फिर से, तो 304 रुपये ऐड कर दिया इसने। उसके बाद रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी इसकी, ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी इसकी 1,20,000, ये जो 1,20,000 जो हाउस प्रॉपर्टी थी इसकी, वो तो उसके पर्सनल यूज़ की थी, तो पर्सनल यूज़ की हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी देखिए उसने उसकी जितनी भी सेल थी उसमें से कम कर दिया इसने, पर्सनल एक्सपेंडिचर तो वो कम कर ही नहीं सकता, अलाउ ही नहीं है, नेट प्रॉफिट इसका कम हो गया, तो नेट प्रॉफिट हमको फिर से बढ़ाना पड़ेगा 1,20,000 से। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया था, अब न्यू डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है वो उसका डिडक्शन हम ले लेंगे अंडर सेक्शन 32, तो हमने न्यू डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लिया 50 to 52। अब हमारे पास न्यू इनकम आ गई है, बिजनेस इनकम न्यू इनकम आ गई 10,39,152, ये देखिए, तो नेट प्रॉफिट है इसका जो पहले था 8,84,000 वो अब बढ़ के हो गया 10,39,000। अब इनकम टैक्स हमको इस पे देना पड़ेगा, तो उसने कहाँ गलती कर रखी थी, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर वो भी उसने डेबिट कर रखा था, तो वो हमने फिर से क्रेडिट कर दिया, ये मतलब फिर से ऐड कर दिया। और उसने डेप्रिसिएशन है वो तो मतलब कि बिजनेस के हिसाब से ये कैलकुलेशन होगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा या कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा, उसकी जगह हमने इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली और वो हमने लेस कर दिया। और उसके बाद इनकम टैक्स का भी वो डिडक्शन नहीं ले सकता, वो भी हमने कम कर दिया, तो इसका न्यू बिजनेस का प्रॉफिट आ गया, इस पर हम इनकम टैक्स पे करेंगे। इसमें कोई डाउट है? नो, या फिर से बताऊं? नहीं समझ में आ गया। हमको न्यू प्रॉफिट निकालना है, फिर से नया प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो नया प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट को ही हम अगर गलत एक्सपेंडिचर का हमने डेबिट ले लिया है या बेनिफिट ले लिया है तो वो हम रिवर्स कर देंगे, और हमको ठीक है, और कौन सा एक्सपेंडिचर का हमको मतलब अलाउ है, कौन सा एक्सपेंडिचर हमको डेबिट करना है वो हम इसमें से लेस कर देंगे। अब जैसे डेप्रिसिएशन, ये जो वैल्यू दे रखी है ना डेप्रिसिएशन की, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो ये जो नेट प्रॉफिट जो इसका आया है तो ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो गया है, तो हम इसको फिर से ऐड कर देंगे इस वैल्यू में और न्यू डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, ये जो न्यू डेप्रिसिएशन जो आया ना वो लेस कर दिया हमने, मतलब इसका बेनिफिट ले लिया न कि इसका बेनिफिट, ये वाला गलत था, तो ये हमने फिर से ऐड कर दिया इसमें और ये हमने लेस कर दिया। और देखिए उसने पर्सनल यूज का एक्सपेंडिचर है उसका भी बेनिफिट ले रखा था, उससे उसने अपना
जो भी नेट प्रॉफिट है वो कम कर रखा था, तो हमको नेट प्रॉफिट फिर से बढ़ा देना है उसका। तो नेट प्रॉफिट देखिए 884 में 1,20,000 ऐड हो गया, क्योंकि वो तो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं था। वो इनकम टैक्स भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डिडक्शन नहीं मिलता है। तो इससे नेट प्रॉफिट बढ़ गया अपना। जो नेट प्रॉफिट जो आया था हमारा 8,84,000, इसमें से डेप्रिसिएशन फिर से ऐड हो जाएगा, इनकम टैक्स फिर से ऐड हो जाएगा, और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर से ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो भी डिडक्शन हमको अलाउ है, जो हमने सेक्शन में पढ़े थे ना 30 to 37, जो भी डिडक्शन अलाउ थे वो हमने लेस कर दिए। तो उसमें से डेप्रिसिएशन ये अलाउ था, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास न्यू बिजनेस इनकम आ गई। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। अब आप बोल रहे हो नहीं, और कोई नहीं बोल रहा। ओके ठीक है। नहीं सर, डाउट नहीं है। कोमल जी? सर इंटरेस्ट कम आ रहा है। इंटरेस्ट कितना परसेंट आ रहा है? 8% आ रहा है। एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है 7% आ रहा है खाली। कम। तब क्या करें, मोदी सरकार है, इंटरेस्ट कम ही आएगा। एक्चुअल में इंटरेस्ट इसलिए कम आ रहा है ना कि आपको ये चीजें पता है। मनीष जी? हाँ सर। ये नीचे वाले मनीष जी, ऊपर वाले जी? हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो ये एक्चुअल में इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है कि आप ये पिछले 10 सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट कम आ रहा है। एक्चुअल में आपको मैं ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाऊंगा, तब आपको इंटरेस्ट आएगा, हाँ ये कुछ नया है। अब आपको मैं बताऊंगा डेबिट ये होता है, क्रेडिट ये होता है, आप बोलोगे यार क्या पढ़ा रहे हो। अभी क्रेडिट और अपने उनके इंट्री की क्लासेज नहीं लगी। अदर जो स्टूडेंट्स है इनमें क्या होना, एक तो कोमल है, निशा है, रमन है, सिमरन है, हाँ ये जी। कुछ बोलते ही नहीं। सर ऐसे ही होता है या तो mainly। उनको बहुत ज्यादा समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, हाँ ये हो सकता है। मनीष सर ने ये बात तो सही कही। नहीं, कभी कभी बैकग्राउंड वॉइस भी होती है ना, इस वजह से थोड़ा म्यूट भी रखना पड़ता है। अच्छा, चलो कोमल तो बोली, एक तो निशा, रमन और सिमरन, इन्होंने तो चालू करके भूल गए। कुछ हो भी रहा है क्या? नहीं, वो देखते हैं एक्चुअली, वो जब वर्क करते हैं ना तब देखते हैं। निशा जी कुछ बोले, निशा जी बोले कुछ? निशा जी भी बोली। निशा जी बोले तो बीतिका भी बोल पड़े। धीरे धीरे बोलेंगे, इनको क्या थोड़ा इनसे पूछो भी क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इनसे क्वेश्चन पूछो, अगर ये बोले ना कि हमें तो सब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछो इनको क्रॉस। क्वेश्चन पूछेंगे तो बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे। क्लास में होता ना कि यार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं जाएंगे कल। हो सकता है। नहीं वैसे निशा जी कुछ बोले थे, बोले नहीं थे क्या? एक्चुअली ऐसा होता है ना, किसी को जिस टाइम भी टाइम लगता है तो वो बाद में वीडियो देख लेता है, फिर समझ आता है, तभी ये पूछते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अभी कोई क्लास मिस कर देता, कभी कोई क्लास मिस कर देता है ना। चलिए देखिए, वीडियो तो है ही, वो तो एक बैकअप है कि, बट ये ना कि जो लाइव क्लास में जो अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछ सकते हो तो पूछ सकते हो, उसका बेनिफिट मिलता है। बात पूछनी थी। हाँ जी सर। सर जो हमारा जैसे जीएसटी है उसमें भी तो 4 स्लैब है ना, स्लैब जो होते हैं उसमें भी हाँ रेट अलग अलग है ना। आई थिंक 18% के बाद 22% लगता है शायद, है ना? नहीं 22 तो नहीं है। तो कितना है फिर? जैसे 28 फर्स्ट तो 5% है। रमन 28 है ना शायद? हेलो, हाँ जी 0, 5, 12, 18 एंड 28। हाँ 28, हाँ बिल्कुल सही, 28 था। हाँ 28 है। वो क्या है, उनको स्लैब नहीं बोलते हैं, उनको रेट होता है, वो जीएसटी रेट। उसकी रेट होती है, एक 0% होती है, एक 3% होती है, एक 5% होती है, एक 12% होती है, एक 18% होती है और एक 28% होती है। ओके, 3 वाला मैंने नहीं सुना था। 3 वाला शायद 3 अभी वाला ऐड जो हुआ होता है वो, अभी ऐड हुआ है, कुछ प्रोडक्ट पे है वो। ओके 3 वाला जो होता है वो गोल्ड ज्वेलरी पे होता है। अच्छा, गोल्ड ज्वेलरी पे होता है, ठीक है। वेरी थैंक यू सर। एक्चुअल में ये कुछ क्लासेज जो बैंक ऑडिट की क्लासेज है आपकी मनीष जी लेंगे। ओके ये एक्चुअल में स्पेशल अपीयरेंस है इस क्लास के। यस मनीष जी रेडी हैं आप? यस सर, रेडी है हम तो। बच्चे रेडी नहीं लग रहे आपके। कौन है मनीष सर? नहीं
करा दीजिए। एक्चुअल में मनीष जी हैं, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, ठीक है, और एक्चुअल में ये बैंक में वर्किंग है जयपुर में, ठीक है सर। ठीक है ना। तो एक्चुअल में हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो जो इनकम टैक्स है और जीएसटी है ये तो चलो ठीक है चलता रहेगा, आप कुछ बैंक से रिलेटेड अपना ज्ञान दे दीजिए कुछ हमें। ओके, तो बैंक से रिलेटेड है वो हमें कुछ अभी वो कर रहे हैं प्रिपेयर, स्लाइड्स वाइड्स बना रहे हैं, तो मतलब जल्दी ये इनसे फिर से मुलाकात होगी हमारी। ओके सर, थैंक यू। तो बैंक से रिलेटेड है वो अभी हम इनसे जुड़ने वाले हैं जल्दी। तो वेरी जैसे ऑनर्ड टू हेल्प सर। तो जैसे अभी मैं आपको क्लासेज ले रहा हूँ ना, यहीं से स्लाइड चला रहा हूँ, तो एक्चुअल में ये फिर उधर से क्लासेज लेंगे। ओके, तो कुछ क्लासेज हमारी बैंक से रिलेटेड, क्योंकि मुझे बैंक का एक्सपीरियंस नहीं है इतना, और ये शुरू से ही बैंक में है, तो बैंक से रिलेटेड कैसे ऑडिट होती है, क्योंकि बैंक को कभी मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में अगर कभी वर्किंग करनी पड़ गई, तो उसमें ना कि बैंक ऑडिट आपसे कराई जा सकती है, तो उसका नॉलेज है यहाँ से मिल सकता है। ठीक या है बैंक से सर। रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, वो क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। सर, अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अब ऐसे कंप्लीट करें इस क्लास को, या फिर आगे बढ़ें, क्या करें बताइए। सर कंप्लीट करना ठीक रहेगा। कंप्लीट करना ठीक रहेगा। और अगर कोमल अगर उसे कंटिन्यू करना कहती है तो कर लेंगे आगे कंटिन्यू। बताइए क्या करना चाह रहे हो, या फिर टैबलेट के साथ करेंगे, जैसे मनीष जी ने बोला कि क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए। हाँ जी, एक टैबलेट के साथ वो ट्राई करके देख सकते हैं। आप कलर से भी तो ट्राई कर सकते हैं शायद इसी में। नहीं कलर टैबलेट से तो modify एक्चुअल में करके। टैबलेट तो है मेरे पास, तो एक्चुअल नहीं, में जैसे आपने स्लाइड्स बना दी हैं और अगर उसको कलर से मॉडिफाई करके आप समझाते रहे तो वो भी इजीली पड़ता है थोड़ा। नहीं कोमल, जैसे वो बताते जाएंगे ना, जैसे अब तो ये सारी चीज मेंशन है तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, लेकिन जब वो साथ के साथ रिटर्न करते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो हमारा एक माइंड क्लियर होता जाएगा। हाँ, वो मैं समझ गई उनकी बात। हाँ, वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। एक्चुअल में कोमल जी ये बोलना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चंस है, तो इसमें जैसे ये जो कर्सर है ये मैं कलरफुल ले लूं, और इसको जैसे हाँ, मान वो लो मैंने, कलर से हाँ जो चीज आप बता रहे हो उसको कलर से हाँ इसको मैंने सर्किल कर दिया कि ये वाला है, इसको सर्किल हाँ कर जी, दिया हाँ। अलग कलर से, आप ये बता रहे हो ना। बट एक्चुअल में बात ये चल रही थी कि जैसे ये नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये मैं टाइप करूँ पूरा, उसके बाद ये अमाउंट लिखूँ, उसके बाद ऐड करूँ, फिर डेप्रिसिएशन का टाइप करूँ, उसके बाद फिर अमाउंट लिखूँ, हाँ, वो पूरा ये बता एक रहे एक थे। प्रोसेस की आपने कब कहाँ कौन सी अमाउंट ऐड किया और कौन सी अमाउंट क्या है ऐसे वो करके। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं उसमें समझ गई। ये ना कि टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होता, वो कंसेप्ट वही क्लियर होता, और ऐसे करना तो ऐसे करके दिखा देंगे। आप एक क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट क्लास में ऐसे हाँ, क्वेश्चन आप ट्राई करके करूँगा। देखते हैं ना एक बार वो वाला भी। डेमो क्लास रख लीजिए सर। नहीं एक दो। डेमो क्लास क्यों, हम हमारे पास रहेगा ना कि हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे, अगर लोग बोलेंगे नहीं यार ऐसा मज़ा नहीं आ रहा, तो हम फिर नॉर्मल चलने देंगे, कोई हाँ, दिक्कत ठीक नहीं। है। हम जैसे वाइट बोर्ड यूज़ कर लेंगे, गूगल का जो वाइट बोर्ड है उसमें यूज़ करेंगे उसको, फिर लोगों को लगेगा यार ये तो पता ही है हमें, इसमें करने की क्या ज़रूरत है, आप वैसे ही बता दो, सॉल्यूशन ही बता दो, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, हमारे पास सॉल्यूशन वाला है ही है। चलिए, और कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो बताइए। क्या हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस कैसे हो गया अचानक। प्लीज कंटिन्यू सर। कंटिन्यू करना है, क्लोज करना है। सर जैसे आपको ठीक लगे कंटिन्यू कर लीजिए। चलो एक कितना छोटा, टाइम और लगेगा सर? देखो वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस क्लास में मैंने कोई रेडी करके लाया था कि इस क्लास में इतने क्वेश्चन कराने हैं, जितने हो जाएंगे उतने करा देंगे, बट मुझे लग रहा है कि अभी 10 o'clock हो गए हैं, हाँ, सही है। ठीक है ना, काफ़ी कल लंबी चल गई है हाँ क्लास, जी। ठीक है ना, तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, बाय। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।